गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं स्टार्ट एसे नंबर 560 सब्सिक्वेंट इवेंट। तो सब्सिक्वेंट इवेंट कहता क्या है? कोई ऐसा इवेंट जो अकर कर रहा है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट देने के बीच में। समझो, आपने क्या कर दिया, आपके अकाउंट्स बन गए 31 मार्च को, वो अकाउंट्स रिपोर्ट देने तक, और आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट दी, दोनों के बीच में कोई इवेंट हो गया। या फिर कोई ऐसा इवेंट जो ऑडिटर ने खुद की ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर दी उसके बाद अकर हुआ है, उसके कहेंगे सब्सिक्वेंट इवेंट। मतलब दो बातें, एक इवेंट है जो 31 मार्च से लेकर ऑडिट रिपोर्ट देने के बीच में हो रहा है, और दूसरा क्या है, दूसरा है एक ऐसा फैक्ट, बात पता पड़ रही है ऑडिटर को जिस जिस समय उसने अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे दी है, मतलब ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर दी है। आप इसमें देख सकते हो कि एग्जांपल दिया, एग्जांपल बेस्ट नीचे दिया, उससे समझ सकते हैं हम। जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो बहुत सारे इवेंट से अफेक्ट करते हैं, जो अकर करते हैं कब सर, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बाद यानी 31 मार्च के बाद होते हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स भी है जो इवेंट्स को बताते हैं। वो आपको पता होगा, आपने एडवांस अकाउंट्स में पढ़ा होगा, एएस फॉर कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। दो टाइप के इवेंट होते हैं, एडजस्टिंग इवेंट एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट। 31 मार्च को अगर मुझे पता है कि यार ये कंडीशन अकर हो सकती है, एडजस्टिंग इवेंट। 31 मार्च को भनक ही नहीं लगी मेरे को कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट यही लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो देखो, पहला आप पढ़ोगे, जो इवेंट आपको बताते हैं, जिनका आपको एविडेंस मिलता है, उसको वो कंडीशन एग्जिस्ट करती है कब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दिन के ऊपर। दूसरा कौन सा इवेंट हो गया सर? दूसरा वो इवेंट हो गया जिसकी कंडीशन कोई थी ही नहीं 31 मार्च, मतलब डेट ऑफ एफएस के बाद कुछ ऐसा हुआ है। पहले का एग्जांपल क्या हुआ, एडजस्टिंग इवेंट का, इसको बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट प्यार से, और इसको हम बोलेंगे नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब एडजस्टिंग इवेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या हुआ, 31 मार्च को मुझे पता है कि जो मेरा डेटर है यानी मेरा एसेट है, मैं उससे 9 लाख रुपए मांगता हूँ। उसने कोर्ट में 31 मार्च तक अप्लाई कर दिया है, और मुझे लगता है कि उसकी ई स्टेट बेचकर, उसकी जो घर है, उसका मकान है, वो सब बेचकर मुझे कितना मिल पाएगा, मुझे मैक्सिमम रिकवर हो पाएगा 90,000। तो मैं 31 मार्च को ही उसका प्रोविजन बना दूंगा, किसका सर? 90,000 और 9 लाख के बीच का जो अमाउंट आ रहा है, 8,10,000 रुपए का, मैं उतने अमाउंट का प्रोविजन बना दूंगा। कब सर? 31 मार्च को। इसको क्या कहेंगे प्यार से? ये हो गया एडजस्टिंग इवेंट, जिसका आपको एडजस्टमेंट, प्रॉपर डिस्क्लोजर, प्रॉपर ट्रीटमेंट रिफ्लेक्ट करना होगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। अब दूसरा का एग्जांपल लें, तो मान लो आपकी फैक्ट्री में आग लग गई। कब लगी सर? 31 मार्च के बाद। क्या आपको लगता था 31 मार्च को आग लग सकती है? अगर आपको पता होता तो क्या आप आग लगने देते? नहीं। एज अ पर्सन हम सबको पता है कि अगर कोई चीज होने वाली है तो उसको रोकेंगे, कोई चीज बुरा होने वाली है तो उसको रोकेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट। मतलब कि 31 मार्च को होश ही नहीं था आपको कि ऐसा कुछ हो भी सकता है क्या। चलो इनके इसके एग्जांपल देख लेते हैं, बुकिश एग्जांपल। पहला आपको दिया हुआ है एडजस्टिंग इवेंट के एग्जांपल। एडजस्टिंग इवेंट के एग्जांपल क्या दिए हुए हैं? वही जो मैंने आपको बताया, डेटर वाला एग्जांपल दिया हुआ है सबसे पहली बात तो। दूसरा दिया हुआ है, मान लो आपने कोई लीगल क्लेम सेट किया, मतलब आपके ऊपर किसी कंपनी ने केस किया होता। आपने कहा यार मैं फ्री कर दूंगा केस को, तो सेटलमेंट कर लेते हैं। मतलब केस 31 मार्च से पहले चल, 31 मार्च तक, मतलब उससे पहले तक चल रहा था केस, मतलब 31 मार्च की डेट के ऊपर केस हम पे लगा हुआ था, सेटलमेंट नहीं हुआ था। पर मुझे पता है ना यार, मुझे इतना पता था कि मेरी लाइबिलिटी आ सकती है। तो अगर मुझे पता है कि मेरी लाइबिलिटी आ सकती है, तो मुझे उस दिन पे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। प्यार से बोलते एडजस्टिंग इवेंट। समझे कि नहीं? प्रोविजन बनाना पड़ेगा। इतनी बात मेरे को समझ में आती है। सर आगे बताओ। तो मैंने कहा, कोई ऐसा इवेंट जिसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने के बाद। भैया आग लग गई फैक्ट्री में, इन्वेंट्री तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। क्या आप पता था 31 मार्च को इन्वेंट्री में तबाह हो सकती है, इन्वेंट्री बर्बाद हो सकती है? नहीं नहीं, पता होता तो इवेंट को होने देते क्या? नहीं होने देते। या फिर कंपनी ने मान लो अपनी कोई न्यू शेयर कैपिटल इश्यू की है, जिसका कंपनी को पता ही नहीं था कि वो इश्यू करेगी कि नहीं करेगी, मतलब प्लान नहीं था ऐसा कुछ। अब ये देखो, ये एग्जाम्पल थोड़ा बढ़िया। अब ये क्या कह रहा है, प्लान्ड मर्जर ऑफ अ कंपनी। मान लो कंपनी के प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहे हैं, 31 मार्च से कंपनी के प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहे हैं, फिर भी हम इसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्यों बोल रहे हैं? इसको हम नॉन एडजस्टिंग इवेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कंपनी का प्लान्ड मर्जर हो रहा है। और ये कंडीशन कब है? प्लानिंग कब की? हमने जो प्लान लॉसेस हो रहे थे, पता है मेरे को मेरी कंपनी के, पर हमने मर्जर मर्जर का हमने सोचा कब? 31 मार्च के बाद। इसलिए हम इसको प्यार से कह देते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब आपको दिखाते हैं आपको क्या याद करना है। तो मैंने जैसे बताया आपको, क्या होते हैं कोई ऐसे इवेंट जो अकर कर रहे हैं आपके, कब अकर कर रहे हैं सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट देने के बीच में। या फिर कोई ऐसे फैक्ट जो पता चले मेरे ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद।
अब आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यानी ES4 के अंदर दो टाइप के इवेंट होते हैं, प्यार से बोलो तो एग्जिस्टिंग इवेंट, जिसकी आपको भनक लग गई 31 मार्च को कि भैया ऐसा कुछ तो हो सकता है, और जिसकी आपको भनक लगी 31 मार्च के बाद नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट। इसके एग्जांपल जो बुक में दिए हुए थे, डेटर वाला एग्जांपल और लीगल क्लेम का एग्जांपल, यहाँ पर नई शेयर कैपिटल का एग्जांपल, प्लान्ड मर्जर का एग्जांपल, और तबाह हो गई इन्वेंट्री क्योंकि लग गई थी हमारे आग। हम आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर का स्कोप क्या होता है। तो मैंने बोला कि एस ए 560 कहता क्या है। एस ए 560 कहता है ऑडिटर तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट है उससे रिलेटेड तुझे ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट होता है तो तुझे अपनी ऑडिट रिपोर्ट भी अमेंडेड इशू करके देनी पड़ेगी, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है। फिर हम पढ़ते हैं सर हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर के। तो मैंने बोला ऑडिटर आपके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑडिटर के दो ऑब्जेक्टिव है। दो ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, पहला कहता है आपको सही ऑब्टेन करनी है, यानी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करने हैं कि भैया जो इवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट यानी 31 मार्च से लेकर मुझे ऑडिट रिपोर्ट देने के पहले पहले तक वो इवेंट हुए हैं, अगर उनको एडजस्टमेंट मांगता है, अगर उनको डिस्क्लोजर मांगता है, तो आपको उसको अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कुल मिला के अगर मुझे प्रोविजन बनाना है तो प्रोविजन बना दो भैया, बनाना ही पड़ेगा कि हमारा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऐसा ही कहता है। और दूसरा क्या कहता है सर, दूसरा कहता है कि आपको रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा अप्रोप्रिएटली, जो फैक्ट पता चल रहे ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद। अगर मेरे ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट देने के पहले पता होते तो ऑडिटर मन में क्या सोचता, वो सोच के उसको काम करना पड़ेगा। तो दो ऑब्जेक्टिव हो गए मेरे। पहला ऑब्जेक्टिव कहता है कि मुझे सही ऑप्टेन करनी पड़ेगी, अगर कोई एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर मांगता है तो उसको पूरा रिफ्लेक्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। और दूसरा कहता है आपको रेस्पॉन्ड करना है अप्रोप्रिएटली, कोई ऐसे फैक्ट जो पता चल रहे हैं हमारे ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद, पर अगर उस दिन पे पता होते ऑडिट रिपोर्ट देने तक तो अपनी ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड कर देता। तो देख लेते हैं इसमें क्या याद करना है आपको। इसमें स्कोप का हो गया आपका, और ये ऑब्जेक्टिव हो गया, सेम के सेम लिखे हुए हैं, ज्यादा काटा वाला नहीं है। फिर अब पढ़ते हैं हम यहाँ पर कि तीन टाइप के इवेंट्स होते हैं आपके। ये रहे, तीन टाइप के यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो मैंने कहा कि सर सब्सिक्वेंट इवेंट कहता है कि तीन टाइप के इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट क्या हो गया, 31 मार्च से ऑडिट रिपोर्ट देने तक का पहला इवेंट। दूसरा, ऑडिट रिपोर्ट तो दे दी पर मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक थर्ड पार्टी को दिखाई ही नहीं, थर्ड पार्टी को इश्यू ही नहीं किए। और तीसरा, कोई इफेक्ट पता चला ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू होने के बाद। तो आपके मन में ख्याल आ रहा होगा सर ये इश्यू क्या होता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू क्या होता है, वर्ड एक्सप्लेन तो करो थोड़ा। करते हैं। तो मैंने कहा कि सर डेट ऑफ इश्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब हुआ जिस दिन पर ऑडिटर जिस दिन पर ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को थर्ड पार्टी को दिखा दिया जाएगा, या फिर कह दो जिस दिन पर चेयरमैन साइन करेगा और आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ऑडिट रिपोर्ट को, नोट्स टू अकाउंट्स को, सीएफएस को, एसएफएस यानी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप क्या करके पब्लिक को फाइल कर रहे हो। पब्लिक मतलब आपने आरओसी को फाइल कर दिया, आपकी खुद की वेबसाइट कंपनी के उसके ऊपर अपलोड कर दिया, तो उसका मतलब होता है आपने उसको इश्यू करते फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैंने बोला डिपेंड करती है रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैसा है एंटिटी का। मतलब मान लो कोई टर्नओवर लिमिट के हिसाब से बोला, एमएसएमई बोलती है कि एमएसएमई एक्ट बोलता है कि आपको फाइलिंग्स करनी पड़ेगी, आरओसी से पहले हमको करनी पड़ेगी, आपके अकाउंट्स वगैरह की, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट की इस पर्टिकुलर तारीख तक। तो भैया अब जिस एमएसएमई तो उसके बाद एमएसएमई एक्ट लग रहा है, कोई कंपनी बनी तो उसके कंपनीज एक्ट लग रहा है। ये मान लो कोई किसी कंपनी, कोई कंपनी रजिस्टर्ड है किसके अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, तो उसके बाद सेबी एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है, सेबी एक्ट के गाइडलाइन जारी कर रहा है कि आपको आपको अकाउंट जमा कराने पड़ेंगे 30 अप्रैल तक। उन सबके अलग अलग गाइडलाइंस हो सकती है, यानी वो डिपेंड करता है कि रेगुलेटरी इन्वायरमेंट क्या है उस एंटिटी का। क्योंकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अकेले ही इशू नहीं कर सकते पब्लिक को, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ किसका ऑडिट रिपोर्ट भी रखनी पड़ेगी। और जो तारीख होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इश्यू करने की, वो ऑडिट रिपोर्ट के बाद की होगी। तभी तो पहले अकाउंट्स बनेंगे, फिर अकाउंट्स के बाद और उसकी ऑडिट होगी, फिर दोनों को मिलाकर थाली में परोसा जाएगा किसके सामने, थर्ड पार्टी के सामने। इतनी बात मेरे को समझती है अभी तक। ये तीन टाइप के इवेंट होते हैं। कौन से तीन टाइप के इवेंट होते हैं सर। पहला इवेंट तो वो हो गया जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट और मेरी ऑडिट रिपोर्ट के बीच में अकर हो रहा है। दूसरा इवेंट, ऑडिट रिपोर्ट तो दे दी है पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अभी तक थर्ड पार्टी को इश्यू नहीं किया गया। और तीसरा इवेंट, जब मुझे पता है क्या हुआ, कोई ऐसा फैक्ट पता पड़ा ऑडिटर को
जिसमें उसने क्या कर रखा है, उसने अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे दी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इश्यू हो गए, यानी दिखा दिए थर्ड पार्टी को। अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होंगे पढ़ लेते हैं यहाँ से। तो हम पहला कौन सा, ये पहला इवेंट हो गया जो हमने पढ़ा था कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट के बीच में आने वाला इवेंट। वही वाली बात लिखी हुई है जो ये पढ़ी होगी कि एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर मांगता है, तो उसको प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर अपने एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, उस पर्टिकुलर तारीख तक यानी अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने की तारीख तक अपने ऑडिट प्रोसीजर कंडक्ट करेगा। और ऑडिटर क्या करेगा सर, ऑडिटर अपने प्रोसीजर लगाएगा ताकि वो कवर कर सके वो पीरियड, कहाँ से सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके ऑडिट रिपोर्ट देने तक का पीरियड कवर करेगा वो। और जो प्रैक्टिकेबल है, मतलब जितना जितना कवर कर सकता है उतना कवर करेगा वो। ऑडिटर इधर क्या प्रोसीजर लगाएगा, मतलब अगर ऑडिटर को डिसाइड करना है नेचर क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा, किस हद तक ऑडिट प्रोसीजर लगाने, किस समय पर लगाने, डिटरमाइन करना है आपको। तीन बातें हो जाएगी इसके अंदर। पहला, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो, क्या प्रोसीजर मैनेजमेंट ने लगा रखा है सब्सिक्वेंट इवेंट को पता लगाने के लिए। क्या बोला, मैंने बोला कि सर आप समझो ना ऑडिटर कि मैनेजमेंट ने क्या प्रोसीजर लगा, मतलब मैनेजमेंट क्या ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करता है जिससे वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है सब्सिक्वेंट इवेंट है। पता पड़ गया मेरे को, ठीक है। दूसरा कहता है, दूसरा कहता है आप मैनेजमेंट से इंक्वायर करो, पूछो मैनेजमेंट से, जहां पर टीसीडब्ल्यू से आपकी औकात है, आप पूछ लो उससे कि क्या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट आपने इस साल देखा जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है। क्या हुआ, ये कहता है मैनेजमेंट कि आप मैनेजमेंट से इंक्वायर करो, टीसीडब्ल्यू से बात करो, ताकि आप पता कर सको क्या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हो रहा है जो इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंट्स को इम्पैक्ट डाल रहा है। तीसरा, आप माइन्यूट्स पढ़ सकते हो, मतलब मीटिंग्स की जो भी समरी होती है उसको माइन्यूट्स बोलते हैं। आपने पढ़ा हो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, आपके लॉ वाले सब्जेक्ट यानी कंपनी लॉ के अंदर। फिर मैंने कहा कि आप माइन्यूट्स पढ़ लो, कोई मीटिंग अगर एंटिटी के ओनर्स की, मैनेजमेंट की और टीसीडब्ल्यूजी की हो रही है, कब हो रही है सर, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी 31 मार्च के बाद कोई मीटिंग हुई एंटिटी के ओनर की, मैनेजमेंट की और टीसीडब्ल्यूजी की, ताकि आप इंक्वायर कर सको किस बारे में, क्या कोई मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेट के बाद हुआ है क्या, वो जान लो आप। और अगर जिस किसी किसी के अगर माइन्यूट्स अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्ट उनसे बात करो मैनेजमेंट से कि भैया आपने मीटिंग की है, माइन्यूट्स अवेलेबल नहीं है, आप बता दो हमको डायरेक्ट बातें, ताकि हम अपने हमारे ऑडिटर प्रोसीजर पूरा कर सके वो। फिर मैंने कहा कि आप क्या कर सकते हो, आप एनटीटी का लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पढ़ सकते हो। मतलब कि आपने पढ़ा होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बात करता है आपका शायद तक चॉइस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग चॉइस ही शायद तक, जो बताता है आपके ऊपर कि इंटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग कैसे करते हैं। तो वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि अगर आप क्या कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर क्वार्टर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, बड़ी बड़ी कंपनीज है तो डेटा थोड़ा ह्यूज होता है, तो इसलिए कंपनी क्या करती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्वार्टरली बेसिस पे बनाती है। तो 4 क्वार्टर के बनेंगे और एक पूरे साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। 4 क्वार्टर के बनाए तो आप क्या देख लो कि यार 31 मार्च तक आपको लगा कि ट्रीटमेंट नहीं दिया इन्होंने, तो कब दिया होगा, अगले में, यानी अप्रैल मई जून। आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लो कि इन्होंने बनाए तो एक एक फर्स्ट क्वार्टर के बनाए हुए, तो अप्रैल मई जून के देख लो, ताकि आप पता लगा सको इस बारे में एंटिटी के लेटेस्ट सब्सिक्वेंट एंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ये इन्फॉर्मेशन आप ऑब्टेन कर सकता है ऑडिटर। कहाँ से ऑब्टेन करेगा ऑडिटर, अकाउंटिंग रिकॉर्ड देख ले भाई, तू बिल देख ले, तू मेमो देख ले, तू इनवॉइस देख ले, जो मिले वो देख ले, तो अपने प्रोसीजर लगाने के लिए, डेटा की इंटीग्रिटी बताने के लिए, तो जो कर सकता कर ले। कब सर, एंटिटी का लेटेस्ट बजट पढ़ ले, एंटिटी ने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर रखे होंगे, क्या उस बेसिस पे एंटिटी की कॉस्ट है, खुद उसके एक्सपेंस बेटर जिसको बोलते हैं प्यार से SA 520 एनालिटिकल प्रोसीजर, इतनी समझ में आता है। फिर मैंने कहा आपने कुछ प्रोसीजर परफॉर्म किए, ऑडिटर ने कुछ इवेंट आइडेंटिफाई किए जिनको एडजस्टमेंट मांगता है, डिस्क्लोजर मांगता है, तो आपको वही रिपीट कर रहा है बात की, अगर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर होना चाहिए तो आपने उसको प्रॉपरली रिफ्लेक्ट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करना है आपको। फिर मैंने बोला सर ऑडिटर रिक्वेस्ट कर सकता है मैनेजमेंट से कि आप डब्ल्यू आर दो। डब्ल्यू आर क्या कहता है सर, डब्ल्यू आर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक ऐसा लेटर होता है जो ऑडिटर डिमांड कर रहा है किससे, मैनेजमेंट से, कि मैनेजमेंट ने जो भी अपने अकाउंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं उसमें कंट्रोल्स लगाए हैं वो प्रॉपर लगाए हैं, उनने एफएस बनाए हैं जिसमें मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं है, उनने प्रॉपर तरीके से बनाया है, ये सब लिखवा के ले लो आप उससे, ताकि आपका काम भी हो जाएगा इजी तरीके से। फिर मैंने बता दिया था आपको कि डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इशू का मतलब क्या होता है, कि आप जब उसको थर्ड पार्टी को दिखाओगे, सेबी को दिखाना, आरओसी को दिखाना, एमएसएमई को दिखाना, इनकम टैक्स के ऊपर अपना असेसमेंट फाइल करना कंपनी का, वो भी इधर आ जाएगा डेट ऑफ एफएस इशू के अंदर। तो हम देख लेते हैं इसमें हमको याद क्या करना है। तो मैंने बताया आपको कि सर पहला इवेंट हो गया कि ऑडिटर क्या करेगा, अकाउंट करेगा रिस्क असेसमेंट को, ताकि वो डिटरमाइन कर सके कि नेचर क्या होगा और क्या एक्सटेंड होगा ऑडिट प्रोसीजर्स का।
पहला क्या बोलता है सर? पहला बोलता है कि आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो, क्या प्रोसीजर्स लगाए हैं मैनेजमेंट ने ताकि आप इंश्योर कर सको कि सब्सिक्वेंट इवेंट को हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। दूसरा, आप इंक्वायर करो मैनेजमेंट से और जहां अप्रोप्रिएट तो टीसीडब्ल्यूजी से, ताकि आप पता लगा सको क्या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट इस साल हुआ है जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप माइन्यूट्स पढ़ सकते हो। कोई भी मीटिंग हुई मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बाद, एंटिटी के ओनर्स की और टीसीडब्ल्यूजी के, जिसके माइन्यूट्स अवेलेबल नहीं है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप एनटीटी के लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम एफएस भी पढ़ सकते हो, उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पढ़ना, उनके अवेलेबल बजट पढ़ना पर्टिकुलर मंथ के या फिर पर्टिकुलर क्वार्टर के। और क्या कर सकते हो आप, मुझे पूरा कंफर्मेशन चाहिए तो मैं डब्ल्यू आर लिखवा के ले लूंगा मैनेजमेंट से 580 के हिसाब से मेरे को इतना समझता है। पहला इवेंट मेरे को समझता है, पहला इवेंट कौन सा था? डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेकर मतलब 31 मार्च से लेकर ऑडिट रिपोर्ट देने तक का। चलते हैं अगले इवेंट की तरफ। अगला इवेंट क्या था सर? सर अगला इवेंट था, ऑडिट रिपोर्ट तो देती है पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इश्यू होना बाकी है। तो चलते हैं। देखो वैसे तो मेरे ऑडिटर का कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनता क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट दे चुका है वो, प्रोसीजर लगाने नहीं चाहिए उसको। तो भाई आज मेरे पर बाउंडेशन नहीं है कि मुझे प्रोसीजर लगाने ही पड़ेंगे, मैं चाहूं तो जो करूं नहीं तो नहीं करूं, मेरी मर्जी। तो मैंने कहा ऑडिटर का वैसे तो कोई ऑब्लिगेशन बनता नहीं कि उसको कोई ऑडिट प्रोसीजर लगाने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आफ्टर मतलब ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद। पर ये सोचा जाएगा, अगर ऑडिटर को ये चीज ऑडिट रिपोर्ट देने के पहले पता होता तो ऑडिटर क्या करता? तो क्या करता ऑडिटर भैया? ऑडिटर डिस्कस करता किससे? मैनेजमेंट से बात करेगा, किसी से बात करता, डिस्कस करता है पर्टिकुलर मैटर के बारे में, डिटरमाइन करता क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंडमेंट मांगता है क्या, क्या आपके अकाउंट्स को अमेंडमेंट चाहिए होता है क्या? अगर हाँ तो आप डिटरमाइन करो। तीसरा, आप इंक्वायर करो कैसे मैनेजमेंट चाहता है कि वो एड्रेस करे उन पर्टिकुलर मैटर्स को आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तीन बातें क्या हुई? डिस्कस कर ले मैटर किससे? मैनेजमेंट से और डिस्क्रिप्टिव से। डिटरमाइन करो ना भैया, क्या मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंडमेंट चाहिए क्या? अगर हाँ तो पूछो मैनेजमेंट तुम क्या करने वाले हो, कैसे अमेंडमेंट करोगे, बताओ सर हमको, तुम कैसे एड्रेस करोगे इस पर्टिकुलर इश्यू को, इस पर्टिकुलर मैटर को। अगर मैनेजमेंट कहता है हम तो करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंडमेंट, तो ऑडिटर क्या करेगा? कुछ नहीं, ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, जो उसको लगता है अमेंडमेंट हुआ है, इस पर्टिकुलर राम के अकाउंट में उन्होंने अमेंडमेंट किया है, मेरे को राम का अकाउंट वापस चेक करना पड़ेगा, मुझे अमाउंट टेस्टिंग करनी पड़ेगी, मुझे सब्सटेंटिव और एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे और मुझे टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल सब लगाने पड़ेंगे। क्यों सर? क्योंकि उस पर्टिकुलर अकाउंट में ही लगाना, क्योंकि उतने में तेरा काम हो जाएगा। मतलब ऐसे बोलता है कि आप पर्टिकुलर अकाउंट में लगो चलेगा हमको, और डिटेल चेकिंग मत करो, आप जिस पर्टिकुलर अकाउंट में चेंज आया उस पर्टिकुलर अकाउंट में ही लगा दो। फिर मैंने बोला कि जब तक सरकमस्टांसेस ऊपर वाले पैरा में अप्लाई नहीं होगी, ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर अपने ऑडिट प्रेशर बढ़ा देगा, अपनी नई ऑडिट रिपोर्ट देने तक ले जाएगा उसको, और अपनी नई ऑडिट रिपोर्ट देगा अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। जो नई ऑडिट रिपोर्ट होगी उसको अपडेट मत करना अर्ली ऑडिट रिपोर्ट के। मतलब मैंने कहा अगर मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अमेंडमेंट अगर 1 मई को हुआ है, तो मैं जो अपनी अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट दूंगा तो उसमें तारीख का डालूंगा 1 मई के बाद की। ये तो सीधी सी बात, जनरल सी बात है, समझती सबको। ठीक है। फिर मैंने बोला कि सर जहां पर लॉ, रेगुलेशंस या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपको मना नहीं कर रहे, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके लॉ हो गया, लॉ मतलब क्या हो गया सर? लॉ मतलब आरओसी मतलब कंपनीज एक्ट हो गया, सेबी हो गया। रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ? रेगुलेशन का मतलब हो गया मान लो इनकम टैक्स का इनकम टैक्स एक्ट हो गया, ये जीएसटी डिपार्टमेंट जीएसटी पोर्टल हो गया। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब कोई इंडेस हो गया, खैर फिर कोई एएस हो गया। वो मना नहीं कर रहे मैनेजमेंट को, मतलब वो मैनेजमेंट को उंगली नहीं कर रहे कि तू अमेंडमेंट नहीं कर सकता तो अमेंडमेंट कर ले। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि सर इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट फ्री है, तू अमेंडमेंट कर सकते करने, कोई मना नहीं करने वाला। मतलब मना कोई नहीं कर रहा तो अमेंडमेंट करें, अगर ये हो रहा चीज। और मैनेजमेंट ने क्या किया सर? मैनेजमेंट ने अमेंडमेंट कर दिया, तो ऑडिटर क्या करेगा? अगर ऑडिटर को परमिट कर दिया, ऑडिटर क्या करेगा? अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा उस पर्टिकुलर एरिया में जिस एरिया में अमेंडमेंट हुआ है। इस केस के अंदर ऑडिटर क्या करेगा? दो बातें। पहली बात, आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंडमेंट कर दो, उसमें एडिशनल डेट डालो। मैंने बताया था ना आपको, 1 मई की जगह क्या लिखोगे आप? पर्टिकुलर 1 मई के बाद की तारीख, कि भाई मैंने इस तारीख तक अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाए हैं इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को चेक करने के लिए। और दूसरा कहता है
आप अपनी नई ऑडिट रिपोर्ट दोगे या फिर उसी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड कर दोगे। उसमें एक पैराग्राफ आता है आपका ईओएमपी पैराग्राफ से तक ऐसे 705 के हिसाब से, तो उसमें आप ईओएमपी ओएमपी पैराग्राफ में लिखोगे कि भैया हमने हमारे जो ऑडिट प्रोसीजर लगाए ना, हमने सब्सिक्वेंट इवेंट के ऊपर लगाए हैं और वो उतने ही लगाए हैं जितना जिस एरिया में अमेंडमेंट हुआ। मतलब अगर राम के अकाउंट में ही अमेंडमेंट किया तो हमने राम के अकाउंट में अलग ऑडिट प्रोसीजर लगाए हैं। इतनी बात मेरे को समझ में आती है। कुछ एंटिटीज में क्या होगा सर, कुछ एंटिटीज में ये होगा कि मैनेजमेंट को लॉ रेगुलेशन वो मतलब परमानेंट नहीं बोल रहा, मतलब लॉ रेगुलेशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऐसा नहीं बोल रहा कि अमेंडमेंट तो तुमको करने ही पड़ेंगे, मतलब ऐसा जबरदस्ती नहीं कर रहा है इनके ऊपर, तो इनकी मर्जी है, मैनेजमेंट की मर्जी है अमेंडमेंट करने या नहीं करने। पर देखो मैनेजमेंट बोल रहा है अमेंड हम तो अमेंडमेंट नहीं करेंगे, ऑडिटर बेचारा बोल रहा है भैया बहुत बड़ा चेंजेस है अमेंडमेंट करना पड़ेगा आपको। मतलब मैनेजमेंट बोलता है अमेंडमेंट नहीं करेंगे, ऑडिटर बोल रहा है अमेंडमेंट चाहिए चाहिए, तो ऑडिटर क्या अब क्या होगा कहानी में होगा देखिए। अगर मैंने कहा कि सर अगर ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी है अभी तक, तो शक्ति तो है ऑडिटर के पास, ऑडिटर की शक्ति का यूज करेगा। शक्ति क्या होती है ऑडिटर की, ऐसे 705 अपना ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करने का, क्या देंगे अपन, मॉडिफाइड ओपिनियन देने का या फिर एडवर्स ओपिनियन देने का, ऐसे 705 की शक्ति को यूज करेगा अगर उसने अपनी ऑडिट रिपोर्ट अभी तक नहीं दी है। अगर वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट को ऑडिट दे चुका है एंटिटी को, तो बता देगा मैनेजमेंट को, क्या बताएगा मैनेजमेंट को, बताएगा मैनेजमेंट को कि भैया तुम थर्ड पार्टी को इश्यू मत करना मेरे फाइनेंशियल स्टेट मतलब एफएस को और ऑडिट रिपोर्ट को, जब तक कि मैं उसमें अमेंडमेंट पूरे ना कर दूं। अगर फिर भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इश्यू कर दिया गया किसका, बिना किसी अमेंडमेंट के थर्ड पार्टी को, तो क्या करेगा वो, एक क्या करेगा वो अपनी फ्यूचर रिलायंस को प्रिवेंट करेगा। मतलब वो एक डॉक्यूमेंट रिलीज कर देगा पब्लिक के अंदर कि मैंने इस तारीख को ऑडिट रिपोर्ट दी थी, इसमें अमेंडमेंट करना है मुझे, और लोगों ने बिना उस अमेंडमेंट के इश्यू कर दी है, तो इस पर बिल्कुल यकीन ना करें आप लोग। तो मैंने क्या कहा, समराइज करूं मैं अगर इस इवेंट को पूरे को, सेकंड वाले इवेंट को, यानी सेकंड इवेंट की बात करें तो आपकी ऑडिट रिपोर्ट दे दी है पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक इश्यू नहीं हुए। क्या कहा, वैसे तो मेरा ऑब्लिगेशन बनता नहीं एज ए ऑडिटर, पर मैं अगर उस तारीख पे क्या करता, अमेंडमेंट करता तो कैसे करता, डिस्कस करो मैनेजमेंट से, टीसीडब्ल्यूजी से डिटरमाइन करो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंडमेंट मांगता है क्या। यहाँ से देखो आप इसको, वैसे तो हो गया था डिस्कस करना, डिटरमाइन करना, और अगर इंक्वायर करना कैसे मैनेजमेंट चाहता है उसको अमेंड करना। अगर मैनेजमेंट अमेंड करता है उसको, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा जो उसको लगता है लगाने चाहिए उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस के अंदर। जब तक कि वो सर्कमस्टांसिस अप्लाई नहीं कर रही हो, मैं अपने ऑडिट प्रोसीजर को एक्सटेंड कर दूंगा नई ऑडिट रिपोर्ट देने तक। मैं अपनी नई ऑडिट रिपोर्ट दूंगा जिसको मैं डेट नहीं करूंगा, मतलब 1 मई के बाद की ही डेट रखूंगा, मतलब पहले जिस साल जिस तारीख को फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड हुए उसके बाद की ही डेट रखूंगा मैं। इतनी मेरे को बात समझ में आती है। फिर मैंने बोला सर जब लॉ रेगुलेशन आपको मना नहीं कर रहे हैं, मतलब मना नहीं कर रहे, तो क्या करेगा, ऑडिटर ऑडिट प्रेशर लगाएगा उस पर्टिकुलर इवेंट के हिसाब से ही, मतलब उतने ही लगाएगा जितना अमेंडमेंट हुआ है, बाकी इतनी डिटेल चेकिंग नहीं करने वाला वो। अमेंड कर देगा ऑडिट रिपोर्ट को, एडिशनल डेट डाल देगा जो बताएगा कि मेरे जो अमेंडमेंट हुए हैं उस पर्टिकुलर तारीख तक ही रिलेट करते हैं। दूसरा कहता है कि वो अपनी नई या फिर अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट देगा ईओएमपी ओएमपी पैराग्राफ के अंदर, जो बताएगा कि ऑडिटर के जो ऑडिटर ने प्रोसेसर लगाए हैं वो पर्टिकुलर अमेंडमेंट से रिलेटेड ही है। मतलब ओएमपी और ईएमपी पैराग्राफ में लिखेगा वो कि मैंने जो प्रोसेसर लगाया है वो अमेंडमेंट के हिसाब से लगाया। और कुछ एंटिटी से मान लो मैनेजमेंट अमेंड नहीं कर रहा पर मेरा ऑडिटर चाहता है अमेंडमेंट होगा, तो पहली चीज शक्ति यूज करेगा 705 की, शक्ति ऑडिट रिपोर्ट दे दी, शक्ति नहीं तो क्या करेगा, फ्यूचर रिलायंस को प्रिवेंट करेगा। ये रहा फ्यूचर एक्शन के बिना। थर्ड इवेंट क्या था सर, थर्ड इवेंट का मतलब था कोई ऐसे फैक्ट जो ऑडिटर को पता पड़ रहे हैं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इश्यू करने के बाद, मतलब थर्ड पार्टी को दिखा दिए, क्या करेगा, वही वाली बात है, सेम टू सेम लैंग्वेज लिखेगा यहाँ पर भी कि वैसे तो एक बार एफएस इश्यू हो गए, ऑडिटर का कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं बनता इस चीजों के रिगार्डिंग, पर उसको पता होते उस तारीख पर तो अपने ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देता, मतलब ऑडिट रिपोर्ट को क्या ऑडिट पैसा लगाता, पहला डिस्कस करेगा मैटर मैनेजमेंट के साथ में, डिटरमाइन करेगा कि क्या एफएस को अमेंडमेंट मांगता है क्या, तीसरा इंक्वायर करेगा कि कैसे मैनेजमेंट चाहता है एड्रेस करना उन अमेंडमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। इतनी बात बनती है, सेम का सेम है। अगर मैंने कहा कि सर अगर मैनेजमेंट अमेंड कर रहा है तो क्या करेगा, ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा जिसको लगता है कि सरकमस्टांसेस में लगाने चाहिए, इस परिस्थिति में लगाने चाहिए, वो लगाएगा ऑडिट प्रोसीजर को। दूसरा वो, ये सबसे ये स्पेशल पॉइंट है यहाँ पे, ये स्पेशल पॉइंट है यहाँ पे, क्या स्पेशल पॉइंट कहता है, आप क्या करो, अगर मैं आप क्या करो, रिव्यू करो एज ऑडिटर, आप रिव्यू करो
कि अगर मैनेजमेंट ने क्या कर दिया कि मैनेजमेंट ने लोगों के घर पे भिजवा दिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आपकी ऑडिट रिपोर्ट, तो एज एन ऑडिटर आपका फर्ज बनता है कि आप ये देखो कि क्या मैनेजमेंट जिनको दे चुका है अपने अकाउंट्स और ऑडिट रिपोर्ट उनको वापस बता रहा है क्या कि हमने इसमें अमेंडमेंट किया है, इसके ऊपर भरोसा करके कुछ ट्रांजेक्शन मत करना, शेयर होल्डर कंपनी के शेयर मत खरीदना इस पर्टिकुलर अकाउंट्स को पढ़ के क्योंकि हमने इसमें अमेंडमेंट किया है। ये ऑडिटर क्या करेगा, ये ऑडिटर वेरीफाई करेगा, ये ऑडिटर रिव्यू करेगा। इतनी बात समझती है क्या मेरे को? हाँ समझती है। जब तक कि सर्कमस्टांसेस अप्लाई ना हो, लॉ, रेगुलेशन या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मना नहीं कर रहा मैनेजमेंट, मतलब वो उंगली नहीं कर रहा बीच में कि आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते, तो मैनेजमेंट चाहे तो करे, नहीं चाहे तो नहीं करे। पर क्या होता है, प्रोहिबिट नहीं कर रहा, तो क्या होगा, प्रोहिबिट नहीं कर रहा वो चीज, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को लगाएगा ताकि और नई ऑडिट रिपोर्ट देने तक, यहाँ से पढ़ लेते हैं, इसको यहाँ से नोट से पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा। ये बात यहाँ पे सेम लिखी हुई है। वैसे तो ऑडिटर का ऑब्लिगेशन नहीं बनता परफॉर्म करने का कोई प्रोसीजर, बट वो चाहे तो कर सकता है। दूसरा मैंने कहा कि मैनेजमेंट अमेंड कर रहा है ऑडिट रिपोर्ट को, तो ये बात तो सेम है, और कि अपने ऑडिट प्रोसीजर लगा देगा वो, उसको लगता है अमेंडमेंट हुआ है तो लगाने चाहिए। दूसरा, वो रिव्यू करेगा क्या स्टेप जा रहे मैनेजमेंट के द्वारा, कि जिसको पहले ये ऑडिट रिपोर्ट मिल चुकी है, यानी जिसको ये पहले ऑडिट रिपोर्ट मिल चुकी है उसको बता दिया जाए कि ये तो इसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ है, ये तो पुरानी वाली है, नई वाली आने वाली है। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बोला कि ये बात भी पूरी सेम है कि अमेंड कर दे ऑडिट रिपोर्ट को, फिर या फिर न्यू या अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट दे दे, ईओएमपी ओएमपी पैराग्राफ के अंदर। इतनी बात हमको अभी तक समझ आती। उसमें और क्या लिखा हुआ है कि वो अपनी न्यू या फिर ईओएमपी पैराग्राफ में क्या लिखेगा, एक नोट लिखेगा जिसमें बताएगा कि क्या वजह है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अमेंडमेंट किया जा रहा है, और अर्लियर रिपोर्ट पे बिल्कुल भरोसा मत करना मेरी, क्योंकि मैनेजमेंट चोर है। फिर मैंने बोला, अगर मैनेजमेंट ने नेसेसरी स्टेप्स नहीं लिए ताकि आप इंश्योर कर सकें कि जिसके पास भी मेरी इश्यूड एफएस है, मतलब जिनके पास पहुंच चुका है पहले से, उनको पुरानी वाली मिली है, उनको बताओ कि उस पर रिलाय मत करना, नई ऑडिट रिपोर्ट आने वाली है। तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर प्रिवेंट करेगा फ्यूचर रिलायंस को अपनी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। ये करने के बाद भी अगर मैनेजमेंट और डीसीडब्ल्यूजी नेसेसरी स्टेप्स नहीं लेते, तो वो एक नोटिस दे देगा पब्लिक के अंदर, जिससे वो अपनी ट्रस्ट को प्रिवेंट कर सके, यानी खुद की इंटीग्रिटी को दिखा सके कि वो कितना इंटीग्रिटी है, कितना इंडिपेंडेंट है। इसलिए वो पब्लिक में एक नोटिस इशू कर देगा कि देखो पब्लिक, मैंने तो जो ऑडिट रिपोर्ट दी है वो नकली है, मतलब वो पुरानी वाली है, मैंने अपना ओपिनियन चेंज कर दिया है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अमेंडमेंट हुए हैं। तो ये था आपका एस ए 560 सब्सिक्वेंट इवेंट।